तुम झूठ बोल रही हो विनीता, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हो या ना बांधी हो, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता फिल्म के पीछे छुपी हुई बहुत सारा रहस्य के बारे में, जिसका सच्चाई आपको हिला कर रख देगी। किस बात को लेकर अमिताभ बच्चन ने फिल्म की प्रोड्यूसर से बोला कि आपकी नुकसान का भरपाई हम करेंगे, क्यों बोली थी जया प्रदा और श्रीदेवी ने मुझे इस फिल्म को मजबूरी में करनी पड़ी। फिल्म की एक डायरेक्टर ने क्यों अपना प्रण ठान लिया था कि मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो केवल अमिताभ बच्चन के साथ ही करूंगा, अदरवाइज किसी के साथ नहीं करूंगा। हम जानेंगे फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत कुछ। बस वीडियो में बने रहिए अंत तक और हमारी मेहनत पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फिल्म आखिरी रास्ता एक पारिवारिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे प्रोड्यूस किया था टी रामा राव तथा ये पूर्ण चंद्र राव ने, और फिल्म की स्टोरी तथा स्क्रीन प्ले लिखे थे के भाग्यराज ने। डायलॉग्स लिखे थे राही मासूम राजा ने और फिल्म को डायरेक्ट किया था के भाग्यराज ने, जिन्होंने तमिल भाषा में एक से बढ़ के एक कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। तकरीबन 2 घंटा 36 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 जून सन 1986 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, श्रीदेवी, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, सदाशिव अमरापुरकर, भरत कपूर, ओम शिवपुरी और विजू खोटे। इसके अलावा और कई अन्य छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 4 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल थे साजन साजन की गोरी, हाँ पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, अपने बचपन का ये जमाना। फिल्म के इन सभी गानों ने उस टाइम लोगों के बीच काफी पॉपुलर रही थी, जिन्हें हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पर रिपीट मोड पर सुनने को मिल ही जाया करते थे। खासकर फिल्म के एक गाने गोरी का साजन गानों को काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। फिल्म की इन सभी गानों में अपनी मखमली एवं सुंदर आवाजें दी थी एस जानकी और मोहम्मद अजीज ने। चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म आखिरी रास्ता का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ रुपया और इन्होंने इंडिया में कलेक्शन की थी लगभग 4 करोड़ 25 लाख रुपया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने टोटल कमाई किया था लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपया का, और इस लिहाजा से एक हिट फिल्म साबित हुई थी। सन 1986 में फिल्म आखिरी रास्ता कमाई के मामले में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। अगर सन 1986 की सर्वाधिक कमाई करने वाली 5 टॉप 5 फिल्म लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म कर्मा, दूसरे नंबर पर थी फिल्म नगीना, तीसरे नंबर पर थी फिल्म आखिरी रास्ता, चौथे नंबर पर थी फिल्म नाम और 5वें नंबर पर रही थी फिल्म इल्जाम। फिल्म आखिरी रास्ता को IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इसे 79% गूगल यूजर्स ने पसंद किया है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारा अननोन फैक्ट्स के बारे में। यहाँ बता दूं, कहा जाता है डायरेक्टर टी रामा राव के साथ अमिताभ ने 2 फिल्म को साइन की थी। फिल्म थी इनकलाब और खबरदार। इनकलाब फिल्म को प्रोड्यूस किए थे N वीरास्वामी ने और फिल्म खबरदार को प्रोड्यूस कर रहे थे ये पूर्ण चंद्र राव ने। फिल्म खबरदार में अमिताभ बच्चन के अलावा कमल हासन, जया प्रदा और श्रीदेवी काम कर रहे थे। इस फिल्म का विषय था मानसिक तनाव। कमल हासन एक दिमागी मरीज थे और उन्होंने अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होना चाहते थे और अमिताभ बच्चन फिल्म में डॉक्टर की रोल में थे। अमिताभ बच्चन को लगा कोई डॉक्टर मरीज को जान कैसे ले सकता है और उन्होंने इन सब बात को लेकर सोचा फिल्म की क्लाइमैक्स अच्छी नहीं है और इसे बंद करवाने में ही उचित रहेगा। हालांकि फिल्म खबरदार 80% के करीब बन चुकी थी, उसके बावजूद भी इस फिल्म को बंद करवा दी गई, जो आज तक ये फिल्म रिलीज न हो पाई कहा जाता है। ये फिल्म कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती थी, ऑडियंस इस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बंद होने का कारण ये भी बताया गया। अमिताभ बच्चन को लग रहा था उनका कैरेक्टर उनकी इमेज खराब कर देगी, ऑडियंस उन्हें ऐसे रोल में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बंद करवा दी थी। हालांकि सन 2020 में साउथ के डायरेक्टर के भाग्यराज ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया था कि अमिताभ को ऐसा लग रहा था कि फिल्म में कमल हसन का रोल बहुत स्ट्रांग है और अमिताभ बच्चन को लग रहा था कमल हसन के कंपटीशन में उनकी रोल को हल्का कर दी गई है, इसलिए अमिताभ ने ये फिल्म को बंद करवा दी थी।
अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद अमिताभ जी ही जानेंगे। कहा यह भी गया था, फिल्म सन 1984 में बननी शुरू हुई थी। जब फिल्म बंद हो गई तो अमिताभ ने फिल्म के प्रोड्यूसर ये पूर्ण चंद्र राव से कहा, फिल्म के बंद होने से जो नुकसान आपका हुआ है उसका भरपाई करने के लिए मैं आपके साथ एक फिल्म करूंगा और उस फिल्म का फीस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एक्टर राइटर डायरेक्टर के भाग्यराज की सन 1981 में तमिल फिल्म की रीमेक हिंदी में आई थी, जिस फिल्म का नाम था एक ही भूल। ये फिल्म सन 1981 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किए थे ये पूर्ण चंद्र राव ने और डायरेक्ट किए थे टी रामा राव ने। स्टोरी लिखे थे के भाग्यराज ने। प्रोड्यूसर ये पूर्ण चंद्र राव ने एक बार फिल्म की विषय पर चर्चा करते हुए के भाग्यराज से कहा, आप कोई हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कीजिए जो आपका खुद की लिखी हुई किसी साउथ फिल्म की रीमेक हो सके। इस पर के भाग्यराज ने कहा, मैं हिंदी भाषा का फिल्म डायरेक्ट तो करूंगा, किंतु उस फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन ही होनी चाहिए, अन्यथा मैं हिंदी भाषा का फिल्म डायरेक्ट नहीं करूंगा। और एक बार ऐसा मौका आया कि भाग्यराज ने अमिताभ बच्चन को लेकर सन 1983 में अपने ही तमिल फिल्म की रीमेक हिंदी में बनाना चाह रहे थे, जिस फिल्म का नाम था मास्टर जी। किंतु अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिल्म मास्टर जी में राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया गया था। फिल्म मास्टर जी को के भाग्यराज ही डायरेक्ट करने वाले थे, किंतु अमिताभ बच्चन को फिल्म में न होने की वजह से के भाग्यराज ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राघवेंद्र राव ने, जो सन 1985 में ही फिल्म मास्टर जी रिलीज हुई थी। यहाँ बता दूं, एक बार ये पूर्ण चंद्र राव ने के भाग्यराज को बहुत रिक्वेस्ट की थी उन्हें एक कहानी सुनाया जाए, और तब के भाग्यराज ने उन्हें कहानी सुनाई जो एपी राव को काफी पसंद आई थी, और उन्होंने के भाग्यराज से कहा, आप इस कहानी का स्क्रीन प्ले लिख कर दीजिए। बात चलती रही थी कि इसके बीच ही इस कहानी पर तमिल फिल्म बननी शुरू हो गई थी, और सन 1985 के शुरू में के भाग्यराज की लिखी गई तमिल फिल्म रिलीज हो गई थी, जिस फिल्म का नाम था ओरू कैदियम डायरी। इसमें कमल हासन का डबल रोल था, जिसे डायरेक्ट किए थे भारती राजा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किए थे चंद्रलीला भारती राजा ने। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, और प्रोड्यूसर ये पूर्ण चंद्र राव ने के भाग्यराज से कहा, इस फिल्म की हिंदी में रीमेक बनाते हैं। और फिर ये पूर्ण चंद्र राव ने अमिताभ को फिल्म के नरेशन के लिए चेन्नई बुलाया गया। उस टाइम चेन्नई को मद्रास के नाम से जाने जाते थे। अमिताभ को फिल्म की कहानी सुनकर उन्हें पसंद तो आई थी, किंतु उन्हें के भाग्यराज की डायरेक्ट पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि भाग्यराज फैमिली सोशल फिल्मों बनाते हैं और ये थोड़ा एक्शन ड्रामा फिल्म है, ऐसी फिल्म के भाग्यराज डायरेक्ट कर पाएंगे या नहीं। फिर भी उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भर दी थी। यहाँ बता दूं, उन दिनों अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए फिल्मों को साइन नहीं कर रहे थे। किंतु प्रोड्यूसर ये पूर्ण चंद्र राव की फिल्म खबरदार को बंद होने से जो नुकसान हुआ था उसे भरपाई करने के लिए उन्हें इस फिल्म को करनी थी, क्योंकि उन्हें अपना वादा निभाना था। इसलिए इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया था। पहले इस फिल्म का नाम कैदी की डायरी रखा गया था, किंतु बहुत जल्द इस फिल्म का नाम चेंज करके आखिरी रास्ता कर दिया गया। इसके अलावा फिल्म खबरदार में जया प्रदा और श्रीदेवी थी, वह भी इस बात से अपसेट थी। फिल्म खबरदार ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद बंद हो गई थी, जबकि प्रोड्यूसर के साथ इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। इसलिए दोनों ने फिल्म के प्रोड्यूसर की मदद के लिए फिल्म आखिरी रास्ता में काम करने के लिए हाँ कर दी थी। यह बता दूं, कहा जाता है जया प्रदा वाला रोल पहले माधवी को ऑफर की गई थी, किंतु माधवी ने कहा जैसा रोल मैंने अंधा कानून में किया था ठीक वैसा ही रोल इस फिल्म में भी रखा गया है, इसलिए माधवी ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दी थी। माधवी को मना करने के बाद फिल्म में इस रोल के लिए जया प्रदा को अप्रोच किया गया और उन्होंने फिल्म को साइन कर लिया। इसके अलावा श्रीदेवी ने बताई थी, मैं फिल्म आखिरी रास्ता में काम सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ फिल्म खबरदार में मैं भी काम कर रही थी जो बंद हो गई, और फिल्म के प्रोड्यूसर को नुकसान की भरपाई करनी थी। वैसे भी उनके साथ मेरी रिलेशन अच्छे थे, और वैसे भी फिल्म आखिरी रास्ता में मेरा रोल कुछ खास नहीं था। फिल्म में ऑलरेडी जया प्रदा थी। अगर नॉर्मल कंडीशन में मुझे ये रोल ऑफर हुआ होता तो मैं इस फिल्म में कभी भी काम नहीं करती। इसके अलावा जब अनुपम खेर को मेन विलन का रोल ऑफर किया गया था, तब तक अनुपम खेर ने ओरिजिनल फिल्म देख रखे थे और उन्होंने कहा मैं मेन कैरेक्टर डेविड के दोस्त का रोल करना चाहता हूँ, वो रोल ज्यादा अच्छा है। और अनुपम खेर को मेन विलेन की रोल के जगह सदाशिव अमरापुरकर को कास्ट किया गया। यहाँ बता दूं, अमिताभ और ओम शिवपुरी की साथ में ये आखिरी फिल्म थी। अमिताभ और अनुपम खेर की साथ में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ ने पॉलिटिकल करियर के लिए फिल्म से ब्रेक ले लिया था। आखिरी रास्ता के बाद उनकी अगली फिल्म सन 1988 में रिलीज हुई थी, फिल्म शहंशाह।
फिल्म आखिरी रास्ता के ओरिजिनल तमिल फिल्म की पूरी तरह हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखी गई थी। तमिल फिल्म को हिंदी में लिखते समय कई चेंजेस भी की गई थी। फिल्म शूटिंग के पहले दिन अमिताभ बच्चन शूटिंग सेट पर पहुंचे तो अमिताभ के पास फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट थी। फिर भी उन्होंने चेक करने के लिए डायरेक्टर के भाग्यराज से पूछा कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने पूछा आज का सीन कैसे शूट होगा, शॉट्स कैसे होंगे, सीन के इमोशन क्या होंगे। के भाग्यराज एक्टर भी थे, उन्होंने अमिताभ को शॉट्स की डिटेलिंग भी बताए और एक्टिंग करके भी दिखाए और आगे उन्होंने बता ही रहे थे कि तभी अमिताभ ने उन्हें रोक दिया। अमिताभ सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि डायरेक्टर अपना काम जानते हैं या नहीं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी, दरअसल के भाग्यराज को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए अमिताभ हर रोज शूटिंग शुरू होने से पहले उनसे कहते थे आप अपने हिसाब से तमिल में सीन करके दिखाइए, मुझे सिर्फ इमोशन पकड़ने हैं। और के भाग्यराज ने पूरा सीन अमिताभ को एक्टिंग करके दिखाते थे, उसी को अमिताभ अपने हिसाब से हिंदी में करते थे। सिर्फ अमिताभ ही नहीं, बाकी फिल्म के कलाकारों को भी सीन के सही से इमोशन समझ में आ जाते थे। इसके अलावा फिल्म में एक सीन है जहां बाप और बेटे आमने सामने होते हैं और के भाग्यराज चाहते थे बाप बेटे की बहस इंग्लिश में होनी चाहिए। अमिताभ इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अमिताभ का कहना था इंग्लिश में इतने सारे डायलॉग्स को लेकर हमारे व्यूवर्स बोर हो जाएंगे। डायरेक्टर के भाग्यराज ने कहा ये डायलॉग्स तो इंग्लिश में ही होंगे। इस बात पर बहुत देर तक डिस्कस होती रही और अमिताभ इस बात से हैरान थे कि डायरेक्टर उनकी बात मान नहीं रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर ये पूर्णचंद्र राव भी वहां मौजूद थे। एपी राव ने यूनिट के बाकी मेंबर्स को कहा आप लोग इस जगह से थोड़ा दूर चले जाएं, रिलैक्स कीजिए, जब बात शॉर्ट आउट हो जाएगी तो आपको बुला लेंगे। ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर के भाग्यराज ने अमिताभ को डिटेल में बात समझाते हुए उनसे कहा डेविड अनपढ़ था, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसको पढ़ना लिखना सिखाती थी। एक सीन में वो अपने होने वाले बच्चे के बारे में कहती थी कि वो दिन आने दो जब वो भी इंग्लिश में बोलेंगे और तुम भी इंग्लिश में बोलोगे, फिर देखना कौन जीतता है। इसलिए इस सीन में बाप बेटे के साथ इंग्लिश में बहस होना जरूरी है। तब अमिताभ ने कहा पर ज्यादा लोग डायलॉग समझ नहीं पाएंगे। के भाग्यराज ने कहा देखना जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो लोग तालियां बजाएंगे। इस सीन में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या बोला जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों बाप बेटे इंग्लिश में बोल रहे हैं। इतना सारा होने के बाद फाइनली अमिताभ ने डायरेक्टर की बात से कन्विंस हो गए। डायरेक्टर ने फिर भी कहा अगर आप अब भी अनएजी हैं तो एक बार पूरा सीन हिंदी में भी कर लेंगे। अमिताभ ने कहा नहीं, अब सिर्फ इंग्लिश में ही सीन होगा। डायरेक्टर की जजमेंट सही थी। सिनेमा हॉल में ये सीन शुरू होते ही लोग सीनियर अमिताभ को इंग्लिश में बात करते देखकर तालियां बजाते थे। इसके अलावा उन दिनों श्रीदेवी की डबिंग पुरानी एक्ट्रेस कुमारी नाज किया करती थी, किंतु फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी की डबिंग रेखा ने की थी। इसका कारण ये बताया गया है। रेखा श्रीदेवी को बहुत पसंद करती थी। जब भी उनकी मुलाकात होती थी तो रेखा श्रीदेवी से बहुत प्यार से मिलती थी, इसलिए रेखा ने ये ठान लिया कि इस फिल्म में डब मैं करूंगी। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण ये बताया जाता है कि फिल्म सिलसिला के बाद रेखा ने अमिताभ के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। किसी न किसी तरह अमिताभ के किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहती थी, इसलिए रेखा ने श्रीदेवी की फिल्म को डबिंग की थी। फिल्म आखिरी रास्ता में जब रेखा ने श्रीदेवी की डबिंग की तो कुमारी नाज इस बात से बहुत अपसेट हो गई थी। कुमारी नाज ने यहाँ तक कह दी थी कि श्रीदेवी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि जब तक वो फिल्मों में काम करेंगी मैं ही उनके लिए डब करूंगी। मैं तैयार हूँ, मैं किसी और का डब करना छोड़ दूंगी। खैर आगे चलकर श्रीदेवी ने अपनी डबिंग खुद ही शुरू कर दी थी। फिल्म में सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। जया प्रदा छोटे रोड में थी, उनका काम बहुत अच्छा था। श्रीदेवी का कैरेक्टर उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से पूरी तरह सूटेबल था। अपनी अदायगी से उन्होंने सीन को और भी बेहतर बना दी थी। सीनियर अमिताभ यानी कैरेक्टर डेविड के साथ श्रीदेवी के सीन बहुत अच्छे थे। हालांकि सब ओरिजिनल तमिल फिल्म की कॉपी ही थे। अनुपम खेर का काम बहुत अच्छा था। सदाशिव अमरापुरकर ने खास सीन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फाइनली ये फिल्म अमिताभ के कंधों पर टिकी हुई थी। ये फिल्म उनकी खास फिल्मों में शामिल है। उनका काम बहुत ही अच्छा था। फिल्म में गानों के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, गाने कम थे पर फिल्म के हिसाब से ठीक थे। फिल्म जब रिलीज हुई तो बम्बई टेरिटरी में पहले 4 हफ्ते के कलेक्शन 100% थी। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ी ओपनिंग मिली थी। फिल्म कई जगह सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली भी हुई थी। साउथ और महाराष्ट्र में फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस किया था।
तो दोस्तों, ये तो बात हुई अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारा रहस्य के बारे में। आपको ये फिल्म देखने में कैसा लगता है? इस फिल्म का कौन सा गाना सबसे ज्यादा सुनने में पॉपुलर लगता है? आप हमें कमेंट में साझा जरूर करें। उम्मीद है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक रखिए आप अपना ख्याल। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।